प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 9वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, आज का अपना प्रकरण है सजीवों की जीवन प्रक्रियाएं पार्ट 2, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपके मार्गदर्शक शिक्षक जयप्रकाश आर मिश्रा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने इस पाठ में क्या क्या दिया है। सजीवों की जीवन प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में वनस्पतियों में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, उत्सर्जन वनस्पति प्राणी और मानव, एक्सर्शन प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस, समन्वय वनस्पति और मानव, कोऑर्डिनेशन प्लांट्स एंड ह्यूमंस। तो बच्चों, हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो में क्या क्या सीखा था। हम लोगों ने वनस्पतियों में परिवहन किस प्रकार से होता है और उत्सर्जन में हम वनस्पतियों के उत्सर्जन में होने वाला उत्सर्जन कैसे होते हैं उसके बारे में सीखा था। तो आज हम प्राणी और मानव में उत्सर्जन कैसे होता है उसके बारे में सीखेंगे और हम समन्वय, कोऑर्डिनेशन, समन्वय वनस्पति और मानव है, तो हम वनस्पतियों में समन्वय कैसे प्रकार से होता है उसके बारे में भी सीखेंगे। मनुष्य में समन्वय किस प्रकार से होता है इसको हमने बताया था। बहुकोश की प्राणी है, उनकी जो क्रियाएं होती है थोड़ा जटिल होती है, उसके बारे में हम तीसरी वीडियो में आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो बच्चों, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। उत्सर्जन क्या है? पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा था उत्सर्जन सभी, चाहे वो सजीव हो, लिविंग थिंग्स जितने भी हैं, निर्जीव भी है, वनस्पतियां सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, उसमें से बदबू आने लगती है, उसका उनका उत्सर्जन ही है। तो सजीवों में अनेक अवांछित घातक पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया तैयार होते हैं और यह पदार्थ अगर शरीर में संचित रहे या शरीर में ज़्यादा समय तक रहे तो गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती है, कभी कभी हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इन घातक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है और इस प्रक्रिया के लिए अलग अलग सजीवों में अलग अलग पद्धति होती है बच्चों। तो अपशिष्ट घातक पदार्थों को शरीर में बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। वनस्पतियों में होने वाले उत्सर्जन के बारे में हम लोगों ने देखा था। कभी कभी देखिए एकाएक पेड़ पौधे से पेड़ माने सारे फल फूल पत्तियां सब क्या होती है, गिर जाती है। कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं जो हमारे लिए भी फायदा होते हैं, जैसे इसमें रबड़, गोंद या राल दिखाई गई है तो पेड़ पौधों की अपशिष्ट पदार्थ, लेकिन हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, उनका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो मानव में होने वाला उत्सर्जन किस प्रकार से होता है बच्चों, ये थोड़ी जटिल प्रक्रिया है। आज हम इसमें मानव में होने वाले उत्सर्जन, एक्सर्शन इन ह्यूमन बींग्स में अपनी जो शरीर के अंदर के अंग हैं उनके बारे में हमने कहा। बहुत सारे अंग, जो बाहरी अंग है उस पर हमारा कंट्रोल रहता है, उसको चाहे हम उससे काम लें या न लें, हम उस पर अपना पूरा प्रभाव जमा सकते हैं। लेकिन जो हमारे शरीर के अंदर है बहुत सारे, जैसे हमारे श्वसन संस्थान है, हमारे पाचन संस्थान है, ये हमारे न चाहते हुए हम सो जाते हैं बच्चों, तब भी ये संस्थान अपना कार्य नियमित ढंग से बिना रुके हुए करते रहते, बिना रुके हुए करते रहते। ये देखिए जैसे यहाँ पर है, ये न्यूट्रिशन, ये रिस्पायरेशन है, ये ट्रांसपोरेशन है। ये बच्चों, ये पाचन क्रिया है, हमारे अंदर श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया, रक्त परिसंचरण क्रिया,
ये सभी क्रियाएं हम सो जाते हैं तो भी ये एक्टिव रहती हैं, रात दिन 24 घंटा बिना थके हुए ये करती रहती हैं। मानव शरीर में विविध क्रियाओं को संपन्न करने के लिए अलग अलग इंद्रिय संस्थान कार्यरत होता है। जैसे भोजन के पाचन के लिए पाचन संस्थान होता है, श्वासोच्छ्वास के लिए श्वसन संस्थान होता है। हमारे शरीर में भोजन का पाचन व उससे ऊर्जा की निर्मित होती है और उस समय शरीर में विविध अपशिष्ट पदार्थों का भी निर्माण होता है। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालना आवश्यक होता है, इसलिए इस कार्य के लिए उत्सर्जन संस्थान कार्य करता है। माने हम भोजन करते हैं, उसका पाचन होता है, पाचन होने समय बहुत सारी क्रियाएं उस पे होती हैं, तब वो पाचन उससे क्या बनता है, ऊर्जा की निर्मित होती है, तब हम विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। लेकिन ये सब क्रिया होने में अपशिष्ट पदार्थ भी बन जाते हैं और उन अपशिष्ट पदार्थों को जो घातक हैं उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। तो बच्चों, ये कार्य इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो संस्थान कार्य करते हैं उसको हम उत्सर्जन संस्थान कहते हैं। ये उत्सर्जन संस्थान जिसको एक्सर्टरी सिस्टम बोलते हैं, कैसे कार्य करता है। उत्सर्जन संस्थान में हमारे अंदर विभिन्न सारे अंग हैं बच्चों। उन्हीं अंगों में है हमारी किडनी, पेयर ऑफ किडनीज। 2 किडनियां हैं हमारे पीठ में नीचे की साइड में। बच्चों अभी हम आप दिखाएंगे कि किडनी आपकी अंदर कहाँ रहती है। एक जोड़ी किडनी होती है बच्चों। कभी कभी आपने सुना है किडनी लोग दान दे देते हैं, कोई बीमार है, किडनी उसकी फेल हो गई है, आप एक किडनी पर भी जीवित रह सकते हैं। जितने भी भाग हमारे शरीर में है डबल है, उसमें हम एक में भी जीवित रह सकते हैं। तो उत्सर्जन संस्थान में वृक्क की जोड़ी, पेयर ऑफ किडनी है, ये भी जो उत्सर्जन का काम करती है। दूसरा है मूत्र वाहिनी की जोड़ी, पेयर ऑफ यूरेटरस। इसमें भी 2 जो मूत्र वाहिनी की जोड़ी 2 होती है। और मूत्राशय, ये क्या है, मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर होती है, ये भी उत्सर्जन का काम करती है। और मूत्रोत्सर्जक नलिका होती है, मूत्रोत्सर्जक नलिका। ये जो होती है उत्सर्जन संस्थान के समावेश में आते हैं। अब किडनी क्या होती है बच्चों, आप सभी जानते हैं किडनी रक्त को साफ सुथरा करती है। हमारा रक्त शरीर के अंदर दिन रात दौड़ता रहता है, तो किडनी का काम क्या है बच्चों, रक्त को शुद्ध करना और जो उसमें अतिरिक्त अनावश्यक पदार्थ हैं उसको अलग कर देना। जो अतिरिक्त अनावश्यक पदार्थ आ गए ब्लड में उसको अलग कर देना, ये किडनी का काम है। ये कैसे काम करती है बच्चों, ये हमारे सबके पास ये सिस्टम है, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। तो कैसे काम करती है तो इसको थोड़ा समझना, बारीकी से समझना। आजकल इंटेस्टाइन के रोग, किडनी के रोग, यूट्रस के रोग, बहुत सारे रोग बच्चों हो जा रहे हैं। केवल किसकी कमी से, हमारे आपकी न समझी की कमी से समझिए। तो जो पेयर ऑफ किडनी होती है बच्चों, ये देखिए ये मनुष्य है, ये दोनों किडनियां होती हैं पीछे। ये दोनों किडनियां हम आपको यहाँ दिखाएंगे। देखिए एक बाएं साइड में ये रीढ़ की हड्डी है ना, ये रीढ़ की हड्डी, ये नीचे पेट के पीछे एक
एक देखिए, एक किडनी इस प्रकार की है, सेम के आकार की जैसे होती है, एक इधर है एक इधर है, दोनों की साइज ऊपर नीचे है बच्चों, एक ऊपर होती है थोड़ा, एक नीचे होती है, माने पेट के पीछे, पेट के पीछे अपनी ये दो किडनियां होती हैं बच्चों। और इनका जो आकार होता है वो देखिए यहाँ पर आकार हम आपको बताएंगे, सेम के बीज जैसा होता है। ये क्या करती हैं, ब्लड को छानती है। ब्लड हमारी नसों में दिन रात दौड़ता रहता है ना, आप सभी जानते हैं। तो उसमें भी दौड़ते तो उसमें भी कुछ गंदगी आ जाती है, तो उस गंदगी को क्या करती है, किडनी अलग करती है। तो जो छानने की मूलभूत क्रिया है, जो घटक ये लोग करते हैं उसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। और नेफ्रॉन का आकार कैसे होता है इसको हम दिखाएंगे आपको। ये देखिए नेफ्रॉन का जो आकार है, ये देखिए यहाँ पर किडनी दिखाई गई है। ये बच्चों एक किडनी देखिए कुछ ऊपर है, एक किडनी कुछ नीचे है। ये दोनों किडनियां हैं, ये सेम के आकार के बीज की तरह होती हैं बच्चों। इसके भाग के नाम दिए गए हैं। ये इसका देखा बाह्यंग दिया है, ये ब्रिक पिरामिड दिया है, ये ब्रिक धमनी दिया है जिसमें से ब्लड आता है, ये ब्रिक शिरा है, ये गंदा खून है और ये सही खून है। ये मूत्राशय की ओर जाने वाली वाहिनी है। जो अपशिष्ट पदार्थ है वो मूत्र के रूप में बाहर चला जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये दोनों नली है बच्चों, ये देखिए ये दो है, आदमी एक पर भी जिंदा रह सकता है। तो ये इसका अधोसिरा बोलते हैं इस भाग को, ये इसका अधोसिरा है। ये देखिए ये ब्रिक धमनी है, ये ब्रिकस्थ ग्रंथि इसको बोलते हैं, ये इसको ब्रिक शिरा बोलते हैं, ये ब्रिक है, ये किडनी है। और ये पृष्ठ महारोहड़ी भाग, ये जो नली है बच्चों ये मूत्र वाहिनी है, इसमें से आती है, ये मूत्राशय है अपना, इसमें इकट्ठा होता है मूत्र। जब ये पूरा भर जाता है ना तो हमको जोर से पेशाब आ जाती है, तो ये मूत्रोत्सर्जक नलिका के द्वारा क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ये इसका बाह्य भाग है, इसका मध्यांग है ये, और इसका ब्रिक द्रोण है ये ब्रिक द्रोण कहलाता है, ये इसका अधोसिरा कहलाता है। तो किडनी के बाह्य भीतरी सब नाम दिए गए बच्चों, आपकी किताब में है। तो प्रत्येक नेफ्रॉन में कप के आकार की आकृति होती है बच्चों, कैसी होती है हम दिखाएंगे चित्र में। ये देखिए नेफ्रॉन में, ये देखिए कप है, इसकी आकृति यही है नेफ्रॉन, एक कप की आकार की है, कप जैसा ही है। इसमें इसका ये बाह्यंग है, इसका ये मध्यांग है। अब बच्चों ये ब्रिक है, एक किडनी है, सेम के बीज की तरह एक किडनी होती है, दोनों किडनियां। तो उसमें उपस्थित जो रक्त कोशिकाओं की जाली को, जो रक्त कोशिकाएं की जाली होती है ना, इसको देखो, ये रक्त कोशिकाओं की जाली है, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। यकृत में तैयार किया हुआ यूरिया, जो किडनी में यूरिया तैयार होता है वो कहाँ आता है बच्चों, वो रक्त में आता है। और जब यूरिया युक्त रक्त ग्लोमेरुलस में आता है तो उस समय ग्लोमेरुलस में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा रक्त में छनन की क्रिया होती है, और ये यूरिया और तत्सम पदार्थ क्या कर दिए जाते हैं, वहां पर अलग कर दिए जाते हैं। यहाँ पर बोनस संपुट है, ये देखिए इसको नाम कहते हैं बोमस संपुट। क्या बोलते हैं इसको, बोमस संपुट। ये चयनशील पटल से पानी के अणु और अन्य पदार्थ के महीन अणु छिद्र से बाहर निकल सकते हैं। बोमन संपुट का द्रव बाद में नेफ्रॉन नलिका में जाता है। पानी तथा उपयुक्त अणुओं का रक्त में पुनः अवशोषण किया जाता है और बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ वाले द्रव्य से मूत्र तैयार होता है। और यह मूत्र आपने जैसा देखा मूत्र वाहिनियों के द्वारा, ये विष्ट है, देखिए विष्ट पदार्थ है, मूत्र वाहिनियों के
द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। मूत्राशय जो है पेशी में होते हुए भी तंत्रिकाओं का पर नियंत्रण करता है, इसलिए हमको बार बार पेशाब नहीं करना पड़ता है, उस पर नियंत्रण रखा जाता है। अब जिसको जैसे कुछ गड़बड़ी आ जाती, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, मूत्राशय नली के द्वारा नहीं निकल पाता, उसको एडिशनल जो नली लगा दी जाती है, तो उसमें मूत्र तब रुकता नहीं है, वो जितना भी मूत्र तैयार होता है क्षनित होता रहता है, उतना उतना निकलता रहता है। तो मानव में वृक्क के उत्सर्जन का एक प्रमुख अवयव है किडनी। बच्चों, इसमें दायां वृक्क बाएं वृक्क की अपेक्षा थोड़ा नीचे होता है। प्रत्येक वृक्क में साधारणतः 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। साधारण व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है, जो प्रतिदिन ये किडनी हमारी कितनी बार छानती है बच्चों? 400 बार छाना जाता है। और ये किडनी जो होती है एक दिन में 190 लीटर रक्त जो छानती है, 190 लीटर। और 190 लीटर छाने की बच्चों ना, तो उसमें से मूत्र कितना निकलता है? 1 से 1.9 लीटर, मतलब 2 लीटर तक निकलता है। बचा हुआ द्रव पदार्थ पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। तो किडनी, हमारे शरीर में किडनी का बहुत बड़ा रोल है बच्चों। ये ब्लड को ही शुद्ध करती है और जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको क्या करती है? बाहर निकाल देती है। तो उत्सर्जन क्रिया में लिए ये किडनी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। किडनी फेल हो जाती है, आप लोगों ने सुना होगा, तो क्या करता है आदमी? तुरंत मर जाता है। किडनी फेल हो जाएगी तो अपशिष्ट जो पदार्थ हैं, आपका रक्त शुद्ध नहीं हो पाएगा, रक्त में अशुद्ध अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाएगी, और मात्रा जब बढ़ जाएगी तो आपके शरीर में और भी जो अंग है उसको भी हानि पहुंचाना चालू कर देगा और आपकी मृत्यु हो जाती है। और जब क्षण नहीं पाता है, शुद्ध नहीं हो पाता है खून, तो सारे अंग को बराबर से मिल नहीं पा जाता है, जिसके कारण विषैले पदार्थों की मात्रा हमारे शरीर में अधिक से अधिक हो जाती है और उसके कारण हमारी मृत्यु भी हो सकती है। अगर किडनी हमारी फेल हो गई, किडनी फेलर बोलते हैं बच्चों, तो उसमें से रक्त में जो नाइट्रोजन है वो पदार्थ अलग नहीं किया जा सकता, और रक्त से नाइट्रोजन पदार्थ को बाहर निकालने के लिए कृत्रिम यंत्र का उपयोग किया जाता है और उसको ही अपोहन बोलते बच्चों। डायलिसिस शब्द है, आप लोग सब लोगों ने सुना होगा डायलिसिस। जिसकी किडनी फेल हो जाती है, आदमी डायलिसिस पे रहता है, मतलब उसका खून साफ कौन करता है? एक यंत्र है, अपोहन यंत्र, डायलिसिस इंस्ट्रूमेंट करके आता है, वही जो होता है क्या करता है? खून को साफ करता है, क्योंकि उनकी किडनी काम करना बंद कर देती है। उनकी किडनी क्या है, अगर काम करना बंद कर दे बच्चों, तो क्या करता है? अभी तो पहले समस्या बहुत बड़ी थी बच्चों, लेकिन अभी समस्याओं का थोड़ा निराकरण हो पाया है कि बहुत सारे डायलिसिस सेंटर बनाए गए हैं। आप वहां पर चले जाइए, 1 घंटे 2 घंटे में आपका काम हो जाता है, और आप किसी को, जिसको ज़्यादा माने अपशिष्ट पदार्थ हो जाता है, जब अपशिष्ट पदार्थों की संख्या अपने अंदर ज़्यादा हो जाती है तो जल्दी जल्दी माने डेली का डेली भी कराना पड़ता है, किसी किसी का हफ्ते में होता है, किसी किसी का वीकली में 2 डेज होता है, ऐसे ही चलता रहता है। तो बच्चों, ये डायलिसिस कैसे होता है हम आपको बताने की पूरा कोशिश करेंगे। ये देखिए डायलिसिस है, ये सिरा है, ये सिरा है ब्लू कलर वाली, और ये लाल कलर वाली धमनी है। इसमें तो देखिए ब्लड है, धमनी है, और ये करता क्या है? ये धमनी धमनी वाला देखिए लाल वाला, ये रक्त पंप में जाता है, ये रक्त पंप है, और इसके बाद ये अपोहन द्रव में नलिका के प्रवाहित होने वाला रक्त यहाँ पर इसको शुद्ध किया जाता है। शुद्ध करके ये फिर कैसे आती है? ये देखिए इसी धमनी में फिर चला जाता है, इधर से
इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है। ये प्रक्रिया, इसको बोलते हैं वायु शोधक, इसको भी बोलते हैं, ये अपोहन यंत्र है। और उपयोग हुआ अपोहन द्रव्य देखिए यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, जो उसका अवशिष्ट पदार्थ है। तो बच्चों इस प्रकार से जो क्रिया होती है, एक बार में 500 ml रक्त जो होता है उसमें भेजा जाता है उपकरण में, 500 ml। और 500 ml रक्त जो होता है वो शुद्ध करके पुनः रोगी के शरीर में भेज दिया जाता है। फिर वो यंत्र क्या करता है, शुद्ध नहीं लेता है रक्त, जो अशुद्ध रक्त लेता है, फिर 500 मिलीलीटर लेता है और फिर उसको शुद्ध करके फिर अपने उसके शरीर में भेज दिया जाता है। इस प्रकार देखिए डायलिसिस यहाँ पर एक क्रिया दिखाई दे रही किस प्रकार से होती है बच्चों। ये देखिए यहाँ पर हो रही है क्रिया, ये शुद्ध होकर प्यूरिफाई होकर के फिर इधर भेज दिया जाता है और उसको जो उसका अवशिष्ट पदार्थ है यहाँ पर संग्रहित कर लिया जाता है। ये देखिए डायलिसिस इंस्ट्रूमेंट है बच्चों, ये माने अपोहन यंत्र जिसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अपोहन यंत्र। तो इस प्रकार से जिसकी किडनी फेल हो जाती है वो जो होता है डायलिसिस कराने जाता है। माने डायलिसिस में क्या होता है, अपना खून शुद्ध कराने जाता है, खून में जो अशुद्धियां हैं उसको निकलवा देता है, तो खून अपना काम बराबर करता रहता है। बच्चों आगे है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मीन्स होता है समन्वय, माने तालमेल। बच्चों आपने साइकिल चलाया है, जब आप साइकिल सीखते रहते हैं तो लेकर के साइकिल गिर पड़ते हैं, लेकिन थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो एकदम बढ़िया से साइकिल चला लेते हैं। आप खाना खाते हैं, कभी कभी आपकी जीभ कट जाती है, दांत जीभ के ऊपर आ जाता है। सोचा है ऐसा क्यों होता है? जब सारे अंग जो है सब एक साथ कार्य कर रहे हैं और उन अंगों में अगर तालमेल नहीं रहेगा तो कोई न कोई घटना घटती ही रहती है। कभी कभी आप लोगों ने देखा है, आप खाने को खूब कूच कर खा रहे हैं और कभी कभी अन्न नलिका में से खाना अंदर जाता ही नहीं है, तो क्या करना पड़ता है, हमको पानी पीना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि तालमेल बराबर नहीं है। हमारा आपका ही तालमेल बिगड़ जाएगा तो झगड़ा हो जाएगा। तो तालमेल बनाए रखना। आप साइकिल चलाते हैं, हैंडल को हाथ से पकड़ते हैं, सामने वाले को अगर बराबर नहीं देखेंगे, नीचे देखना चालू करेंगे तो दूसरा साइकिल वाला गाड़ी वाला आएगा, आपको मार के चला जाएगा। माने खतरे हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो इसलिए बच्चों तालमेल बना के रहना बहुत ही जरूरी होता है। तो समन्वय किसे कहते हैं? किसी भी बहुकोशिकीय सजीव में विविध अवयव संस्थान कार्यरत होते हैं। इन विविध संस्थानों या अंगों और उनके आसपास के परिसर के विविध उद्दीपनों में योग्य समन्वय होगा, तभी वह सजीव अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकता है। विविध क्रियाओं का क्रमबद्ध नियमन अर्थात नियंत्रण तथा विविध क्रियाओं का क्रमानुसार करना, यही क्या होता है, समन्वय कहलाता है। किसी भी प्रक्रिया को यशस्वी रूप से पूर्ण करने के लिए उस प्रक्रिया में विविध स्तर पर सहभागी होने वाले विविध संस्थान व अंगों में सुयोग्य समन्वय होना आवश्यक है। समन्वय का अगर अभाव होगा तो कोई भी घटना घट सकती है, क्रिया जो हो रही है होने में अपूर्ण रह सकती है। तो प्रक्रिया के प्रत्येक किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की यादृच्छिकता नहीं होनी चाहिए। किसी भी सजीव के शरीर का तापमान, जल का अनुपात, प्रकीर्णन, ये सब का अनुपात इत्यादि कारण व बाह्य पर्यावरण में उद्दीपन के कारण होने वाली आंतरिक प्रक्रिया में सुयोग्य समन्वय होना अत्यावश्यक है। इष्टतम कार्यशीलता के लिए सजीवों के विविध संस्थानों में
सुयोग्य समन्वय से स्थित अवस्था रखी जाती है, इसे ही समस्थिति कहते हैं। वनस्पतियों में समन्वय किस किस प्रकार से होता है बच्चों? ये देखिए, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये ह्यूमन है, और ये क्या है, ये सेल इसका है, ये टिश्यूज है, इसके आर्गन बन जाते हैं और विभिन्न प्रकार के आर्गन से ह्यूमन का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार से सेम प्लांट का भी निर्माण हुआ है। लास्ट में देखिए, आर्गन से ऑर्गेनिज्म बना है। तो बच्चों, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के उदाहरण है ह्यूमन है, कैट है, डॉग है, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, फ्लावर हैं, और मोल्ड है, और ट्रीज है। ये सभी जो होती हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के उदाहरण है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के उदाहरण है। बच्चों, आप जानते हैं वनस्पतियों में समन्वय जो होता है किस प्रकार से तालमेल रहता है। अब जैसे हमारे में है, मल्टीसेलुलर में क्या है बच्चों, प्राणियों में तंत्रिका तंत्र होती है, पेशी तंत्र होती है, लेकिन ऐसे तंत्र वनस्पतियों में नहीं पाए जाते हैं। तो बहुत सारी वनस्पतियां जो होती है बच्चों, कौन कौन सी क्रिया दर्शाती हैं हम देखते हैं। यहाँ पर ये परागनली का जो बीजांड है, ये अंडाशय है, ये बीजांड है, ये परागकण है, और ये परागनलिका है। तो बच्चों, परागनली का बीजांड की ओर बढ़ना, और दूसरी प्रकाशनुवर्ती प्रसरण। आप घर में कोई गमला लगा दो, तो गमले का पौधा जिधर से सूर्य का प्रकाश आता है उसी दिशा में क्या होता है, मुड़ जाता है। आधारानुवर्ती वृद्धि कैसे होती है बच्चों? जो आपके घर में बहुत सारी लताएं वगैरह है, उनको देखिए, बोलते हैं आधारानुवर्ती वृद्धि, उनको बोलते हैं। ये प्रतान है, तो आप लता लगाइए, उसको सहारा दे दीजिए, तो किधर भी आप उसको रख सकते हैं। तो वनस्पतियों में समन्वय है, वो अपना तालमेल खुद बना लेती हैं। ये सूर्य का प्रकाश नहीं पाएगी तो भोजन ही नहीं बना पाएगी, भोजन की अनुपस्थिति में कितना दिन तक जिएगी, पीली पड़ जाएगी, पत्ती झड़ जाएगी, बने मर जाएगी। वनस्पतियों में जो समन्वय है बच्चों, अनुवर्ती गतिविधि। अनुवर्ती गतिविधि माने वायु उत्तेजना से प्रेरित पौधे की किसी हिस्से की गतिविधि अथवा वृद्धि को अनुवर्तन या अनुवर्ती गतिविधियां कहते हैं। ये देखिए, इसकी अनुवर्ती गतिविधियां है। दूसरा है प्रकाशानुवर्ती, प्रकाशानुवर्ती गति। बच्चों, ये देखिए, ये वनस्पतियां हैं, जिधर ही सूर्य का ये प्रकाश है ना, इधर से जिधर से ही प्रकाश आएगा उधर ही मुड़ जाती हैं। जिधर से प्रकाश आएगा उधर ही क्या होती है, मुड़ जाती हैं। तो पौधे द्वारा प्रदर्शित इस गति को प्रकाशानुवर्ती गति कहते हैं। वनस्पतियों में जड़ संस्थान भी होते हैं बच्चों, बढ़ती हैं, उस प्रतिशत को हम गुरुत्वानुवर्ती गतिविधि कहते हैं। ये देखिए, और दूसरी है जलानुवर्ती गतिविधि। ये देखिए, ये जड़ों से पानी को क्या करती है, खींच ले रही हैं, और ये अपने तने को पहुंचा रही है। तो विशिष्ट रसायनों द्वारा पौधे के किसी भाग में होने वाले प्रत्याद को रसायन अनुवर्तन कहते हैं। रसायन अनुवर्तन, ये देखिए, विशिष्ट रसायनों द्वारा पौधे के किसी भाग में होने वाले प्रत्याद को रसायन अनुवर्तन कहते हैं। ये रसायन अनुवर्तन है। कुछ पेड़ पौधे आपने देखा होगा बच्चों, आपको छूते ही वो सिकुड़ जाते हैं, उसको हम छुई मुई का पेड़ बोलते हैं बच्चों। ये देखिए, छुई मुई का पेड़ है, यहाँ पर आपने इसको छू दिया, ये पत्तियां इसकी देखिए सिकुड़ती चली जा रही हैं। वाले आपने तो छुआ यहाँ था,
लेकिन जो गतिविधि यहीं हो रही है वही गतिविधि यहाँ भी हो रही है। माने जो गतिविधि आपने जहां पर स्पर्श किया था हो रही थी, वही गतिविधि पूरे पत्ते में हो जाती है। तो इसका मतलब है कि वनस्पतियों में भी जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है बच्चों। इसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए वनस्पतियां रासायनिक आदेश का उपयोग करती हैं। और अपने आकार में, इनकी पत्तियां देख रहे हैं, इसका आकार भी बदल जा रहा है। तो इनके आकार में, पत्तियों के आकार में थोड़ा परिवर्तन भी हो रहा है। विशिष्ट गतिविधियों द्वारा वनस्पतियों की वृद्धि नहीं होती। ये देखिए, दूसरा है वीनस प्लाइट्रम। ये है कमल का फूल। ये देखिए कमल का फूल है और ये गुल मेहंदी। वीनस प्लाइट्रम इस वनस्पति में कीटकों को फंसाने के लिए, देखिए कीटक को फंसाने के लिए, देखिए फूल जैसा दिखने वाला फूल बेधी सुगंध वाला एक पिंजरा होता है। जब भी कीटक उस पर बैठता है, देखिए जब एक पिंजरा क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है, मतलब कीटक को फंसा रहा है। वनस्पति द्वारा उस कीटक का पचन कर लिया जाता है। कमल का फूल है, ये तो निशिगंधा का फूल है, रात में खिलता है। निशिगंधा रात में खिलती है, कमल का फूल सुबह में खिलता है। कीटक का स्पर्श होते ही ड्रासेरा इस कीटभक्ष की वनस्पतिवत पत्तों के तंतु अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं और वो कीटक को चारों तरफ से क्या करते हैं, घेर लेते हैं। गुल मेहंदी में भी योग्य समय आता है तो उसमें फल आते हैं और उसका बीज सर्वत्र जो क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो बच्चों ये सारी चीजें क्या थी कि वनस्पतियों में समन्वय कैसे, तालमेल उसमें होता है। वनस्पतियों में तालमेल किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम लोग सीख रहे थे। आगे तीसरे पार्ट में हम बच्चों मनुष्यों में समन्वय कैसे होगा उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों आज हम लोगों ने उत्सर्जन के बारे में सीखा, इसमें जो बहुत ही कठिन है ह्यूमन बीइंग में उत्सर्जन बच्चों। जिसकी किडनी खराब हो जाती है, डायलिसिस करवाता है। डायलिसिस कैसे होता है उसको हमने दिखाना है। आप नेट पर जा कर के किडनी का अगर फंक्शन डाल के देखोगे बच्चों अपने फोन में, तो आपको एकदम स्पष्ट दिखेगा। तो इस वीडियो में बच्चों आज के लिए इतना है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।